हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम बेस टी का शुरू कर रहे हैं। फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे ध्यान हेनरी फ्यूल के बारे में पढ़ना है, पर हम पढ़ चुके हैं एफडब्ल्यू टेलर के बारे में। In the development of classical school of management, Fewell's administrative theory provides an important link. While Taylor succeeded in revolutionizing the working of factory shop floor in terms of devising the best method फेयर डेज वर्क, ठीक है। फेयर डे वर्क, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। तो जो टेलर था उसने ग्राउंड लेवल पे काम किया। हेनरी फ्यूल एक्सप्लेन व्हाट अमाउंट्स टू अ मैनेजर वर्क एंड व्हाट प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड इन डूइंग अ वर्क, ठीक है। तो उसने ऊपर के लेवल पे, हायर लेवल पे काम किया, मैनेजर्स लेवल पे। तो कितने मैनेजर होने चाहिए, क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, वो चीज़ पे काम किया फ्यूल ने, और टेलर ने ग्राउंड लेवल पे यानी वर्किंग क्लास पे काम किया। If workers' efficiency mattered in the factory system, so does the managerial efficiency, ठीक है। मैनेजरियल एफिशिएंसी को उसमें काम किया। Fuel's contribution must be interpreted in the terms of the impact that his writings had and continue to have improvement in managerial efficiencies. Henry Fuel was a French management theorist whose theories concerning scientific organization of labor were widely influential in the beginning of the 20th century. He graduated from Mining Academy of Saint Etienne in 1860 in mining engineering. तो उन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। The 19-year-old engineer started at the mining company, ठीक है। एक कंपनी का नाम लिया हुआ है। अल्टीमेटली एक्टिंग एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रॉम 1888 टू 1918, तो मैनेजर के पोस्ट में उन्होंने काम किया। हिज थ्योरीज डील विद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइजेस दैट हैज टू कंट्रोलिस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। फ्यूल वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये 4 फंक्शंस को किसने इन्वेंट किया? फ्यूल ने। ऑल्दो हिज वर्जन वॉज अ बिट डिफरेंट, उसका डिफरेंट क्या वर्जन था? प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। तो ये उन्होंने इन्वेंट किया था। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, ऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कुड बी डिवाइडेड इनटू टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में उसको एक्टिविटीज़ को डिवाइड करना चाहिए। ही ऑल्सो सजेस्टेड दैट क्वालिटीज a manager must possess should be physical, moral, education, knowledge and experience। ये सब की क्वालिटीज किस में होनी चाहिए? मैनेजर में होनी चाहिए। He believed that the number of management principles that might help to improve an organization's operation is potentially limitless. Based largely on his own experience, he developed his concept of administration, the 14th principle of management propounded by him, ठीक है। उसने 14 प्रिंसिपल्स दी मैनेजमेंट के, बट डिस्कस्ड इन डिटेल इन हिज बुक पब्लिश्ड ऑन 1970। तो उन्होंने 14 प्रिंसिपल को इन्वेंट किया। वो प्रिंसिपल्स की बुक पब्लिश हुई 1917 में। एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियलाई एट जनरल, तो वो इसकी बुक का नाम था। इट वॉज पब्लिश्ड इन इंग्लिश एज जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इन 1949। इंग्लिश लैंग्वेज में इसको पब्लिश किया गया। And is widely considered a foundational work in classical management theory. For his contribution, he is also known as father of general management. Father of general management के नाम से हेनरी फ्यूल को जाना जाता है। The 14 principles of management are given by him. First कौन सा principle था? Division of work. The work is divided into small tasks or jobs. A trained specialist who is competent is required to perform each job, ठीक है। तो ट्रेंड वर्कर को उसका काम देना चाहिए, वर्क को डिवाइड कर देना चाहिए डिफरेंट पीसेस में। Thus, division of work leads to specialization. According to Fuel, the intent of division of work is to produce more and better work for the same effort, ठीक है। तो उनका मतलब क्या था कि अगर वर्क डिवाइड हो जाएगा तो लोग उसमें स्पेशलिस्ट हो जाएंगे उतने काम में, जिससे क्या होगा? उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी और हम ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर पाएंगे।
स्पेशलाइजेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू यूज ह्यूमन एफर्ट्स, ठीक है। तो इसको स्पेशलाइज बनाने का उसका मेन एम था, और जिससे हमारी जैसी ज़्यादा एफिशिएंसी निकल के आती है। इन बिजनेस work can be performed more efficiently if it is divided into specialized tasks each performed by a specialist and trained employee। हर एक टास्क को एक ट्रेंड एम्प्लॉय और स्पेशलिस्ट एम्प्लॉय परफॉर्म करेगा। दिस रिजल्ट इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव आउटपुट, जिससे क्या होगी, एफिशिएंट और इफेक्टिव आउटपुट अपने सामने आएगी। thus in a economy thus in a company we have separate departments for finance, marketing, production एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये सब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी उसमें फर्म में। ऑल ऑफ देम एंड स्पेशलाइज्ड पर्सन्स कलेक्टिवली दे अचीव प्रोडक्शन एंड सेल्स टारगेट ऑफ द कंपनी। तो वो कलेक्टिवली एक सिंगल एम को फुलफिल करने के लिए अपना टारगेटेड होके वर्क करते हैं। फ्यूल अप्लाइज हिज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क टू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, टेक्निकल एज वेल एज मैनेजरियल। टेक्निकल और मैनेजरियल उसमें सब जगह उसको यूटिलाइज किया, ठीक है। यू कैन ऑब्जर्व दिस प्रिंसिपल एट वर्क इन एनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक हॉस्पिटल और इवन अ गवर्नमेंट ऑफिस, कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू फ्योर, ऑथोरिटी इज द राइट टू गिव orders and obtain obedience and responsibility is the corollary of authority, ठीक है। The two types of authority of official authority, which is the authority to command, and personal authority, which is the authority of individual manager, ठीक है। तो दो authority में डिवाइड किया, कौन सी authority, authority to command, ठीक है, ऑफिशियल अथॉरिटी और पर्सनल अथॉरिटी। ऑफिशियल अथॉरिटी क्या करेगी, जो कमांड देगी। पर्सनल अथॉरिटी क्या, जो इंडिविजुअल मैनेजर होंगे उसमें। अथॉरिटी ऑफ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मैनेजर्स रिक्वायर अथॉरिटी कमेंसुरेट विद देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर्स क्या होनी चाहिए, कहाँ से शुरुआत होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। किसको क्या अथॉरिटी है कि आप इस दायरे के अंदर ही काम कर सकते हो, उसकी होती है तो अथॉरिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, उसको किसको क्या जवाब देना है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। किस टास्क को कंप्लीट कराना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बिल्ड सेफगार्ड अगेंस्ट एब्यूज एंड मैनेजरियल पावर, एब्यूज ऑफ मैनेजरियल पावर, ठीक है। मैनेजरियल पावर को मिसयूज करेगा तो उसके अगेंस्ट लॉज बनने होने चाहिए। एट द सेम टाइम अ मैनेजर शुड हैव नेसेसरी अथॉरिटी टू कैरी आउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए उसको नेसेसरी अथॉरिटी भी होनी चाहिए कि वो चीज़ें करा सकता है। फॉर एग्जाम्पल से सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अ सेल्स मैनेजर हैज़ टू नेगोशिएट अ डील विद अ बायर। शी फाइंड्स दैट इफ शी कैन ऑफर क्रेडिट पीरियड ऑफ 60 days, she is likely to clinch the deal, which is supposed to fetch the company net margin of say 50 करोड़, ठीक है। अगर वो 60 days का ग्रेस पीरियड या क्रेडिट पीरियड दे देती है तो 50 करोड़ का मार्जिन कंपनी में ऐड हो जाएगा। नाउ द कंपनी गिव्स पावर टू द मैनेजर of offer credit period of only 40 days. This shows that there is an imbalance in authority and responsibility, ठीक है। authority और responsibility में imbalance है। In this case, the manager should be granted authority of offering credit period of 60 days in the interest of the company. कंपनी के अच्छे के लिए उसको 60 days का credit period मिलना चाहिए। Similarly, in this example, this manager should not be given a power to offer a credit period of say 100 days because it is not required. A manager should have the right to punish a subordinate for willfully not obeying a legitimate order, but only after sufficient opportunity has been given to a subordinate for presenting his case, ठीक है। तो समझ आ गया होगा आपको कि क्या अगर उसको डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी चेक इक्वली मिलनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द obedience to organizational rules and employment agreement which is necessary for the working of the organization. According to Fiore, discipline require good superiors
एट ऑल लेवल्स, ठीक है। सुपीरियर जो ऊपर के लेवल के बंदे हैं वो अच्छे होने चाहिए हर लेवल पे। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, ठीक है। तो क्लियर और फेयर एग्रीमेंट्स होने चाहिए और जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज होनी चाहिए। सपोज मैनेजमेंट एंड लेबर यूनियन हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट वेयर बाय वर्कर्स हैव एग्रीड टू पुट इन एक्स्ट्रा आवर्स विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट टू रिवाइव द कंपनी आउट ऑफ लॉस, ठीक है। कंपनी को लॉस से बाहर करने के लिए वर्कर्स क्या है, एक्स्ट्रा आवर्स तक वर्क करेंगे विदाउट गेटिंग एक्स्ट्रा पे। इन रिटर्न द मैनेजमेंट हैज प्रोमिस्ड टू इंक्रीज वेजेस ऑफ वर्कर्स व्हेन दिस मिशन इज अकम्प्लिश्ड। जैसे ही वो मिशन कंप्लीट हो जाएगा, जब कंपनी लॉसेस से बाहर आ जाएगी, बट उसने प्रोमिस किया कि वर्कर्स की पैसे बढ़ा दिए जाएंगे। हर डिसिप्लिन व्हेन अप्लाइड वुड मीन दैट द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट बोथ ऑनर देयर कमिटमेंट्स, ठीक है। तो अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल करना चाहिए विदाउट एनी प्रीजुडाइज टुवर्ड्स वन अनदर, ठीक है। एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ कमांड। अकॉर्डिंग टू फ्योल देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए कि एक ही बॉस होना चाहिए। इफ एन एम्प्लॉय गेट्स ऑर्डर्स फ्रॉम टू सुपीरियर्स एट द सेम टाइम द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट हो जाएगा अगर एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक से दो से ज़्यादा बंदे, एक या दो ज़्यादा बंदे सुपीरियर होकर जो उसको टास्क दे रहे हैं वो करने के लिए, जिससे वो कंफ्यूज हो जाएगा और चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड states that each participant in the formal organization should receive orders from and be responsible to only one superior। किसी एक सुपीरियर को ही उसकी जवाबदेही है और किसी को नहीं। Fuel gave a lot of importance to this principle. He felt that if this principle is violated, authority is undermined, discipline is jeopardy, discipline खतरे में है, authority undermined है, order disturbed and stability threatened, ठीक है। तो stability उसकी डगमगा जाएगी। This principle resembles military organization. Dual subordination should be avoided, ठीक है। तो dual subordination avoid करना चाहिए। This is to prevent confusion regarding task to be done। किसका टास्क पूरा करें उसकी confusion को दूर करने के लिए होना चाहिए। Supposing a salesperson is asked to clinch a deal with a buyer and is allowed to give 10% discount by the marketing manager, but finance department tells him not to offer more than 5% डिस्काउंट, ठीक है। तो अब उसके मैनेजर ने क्या बोल दिया, मार्केटिंग में 10% डिस्काउंट दो, और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने बोल दिया कि कैप लगा दी 5% ही होना चाहिए। नाउ देयर इज नो यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। यूनिटी नहीं रही। दिस कैन बी अवॉइडेड इफ देयर इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट। अगर दोनों डिपार्टमेंट में आपस में कोऑर्डिनेशन होता तो इस चीज़ को दूर किया जा सकता था। नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऑल द यूनिट्स of an organization should be moving towards the same objective through coordination, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए, उसको फुलफिल करने के लिए सबको इकट्ठे होकर काम करना चाहिए एंड फोकस्ड एफर्ट डालने चाहिए। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव एन वन हेड एंड वन प्लान। एक प्लान होना चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए और ऊपर से एक बंदा होना चाहिए जिसको अथॉरिटी है टास्क को देने की और जिसके लिए सबऑर्डिनेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी है। This ensure unity of action and coordination. For example, if a company is manufacturing motorcycles as well as cars, then it should have two separate divisions for both of them, ठीक है। अगर मोटरसाइकिल और कार दोनों बना रही है तो दोनों के लिए सेपरेट डिविजन होनी चाहिए। Each division should have its own इंचार्ज, दोनों के लिए अलग अलग इंचार्ज, अलग अलग बना, एग्जीक्यूशन रिसोर्स अलग अलग होने चाहिए। On no account should be working for two divisions overlap, दोनों में एक दूसरे में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। Now let us differentiate between the two principles of unity and command and unity of direction, ठीक है। तो यहाँ तक आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 5 प्रिंसिपल्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास।